हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु में। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे जो है 12th पास आउट हो चुके हैं और वो जो है लाइक BDS MBBS कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे में वो बच्चे जो है पैरामेडिकल कोर्स को चुनना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पैरामेडिकल कोर्सेज जरूर करने चाहिए। अगर आप MBBS BDS जैसे कोर्सेज को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज जरूर करना चाहिए। और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं और जॉब की तो अपार संभावनाएं हैं दोस्तों पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे पैरामेडिकल के आज एक ऐसे ही कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है एक्सरे टेक्नीशियंस कोर्स। और इसकी भी डिमांड मार्केट में आज के जमाने में बहुत ज्यादा है। जिस कोर्स का मेन एम होता है लाइक और व्यावसायिक टेक्नीशियंस को तैयार करना ताकि वो चिकित्सा के स्तर में अहम हिस्से की तरह काम कर सके। एक ऐसे कोर्स के बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जो है एक्सरे टेक्नीशियंस कोर्स के बारे में क्या क्या हम बताएंगे वो मैं बता देता हूं। तो एक्सरे टेक्नीशियंस कोर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स क्या है, कोर्स का लेवल क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, एग्जामिनेशन टाइप क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, टॉप रिक्वायरमेंट जो निकालता है वो कौन कौन से कंपनीज है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जॉब पोजीशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें एडमिशन में लेने के बाद जो है इसमें यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे सैलरी कितनी मिलती है, एक एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर की सैलरी जो है वो कितनी होती है। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि आपको जो है यहाँ पे ये एक्सरे टेक्नीशियन जो है आप तीन टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है डिप्लोमा जो कि आप 12th के बाद से कर सकते हैं। एक होता है बैचलर जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने BSc या फिर BCom या फिर BSc कंप्लीट कर रखे हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं बैचलर, है ना। उसके बाद अगर आप बैचलर कंप्लीट कर रखे हैं यानी कि आप अगर डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो डिप्लोमा के बाद अगर आप जो है एक्सरे टेक्नीशियन में बैचलर डिग्री ले लेते हैं तो बैचलर के बाद आपको जो है बैचलर इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद जो है आपको मास्टर इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप के कोर्सेज हुए हैं जिसमें से आपको हम आज बताएंगे एक्सरे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स की बात करें, कोर्स का नेम आप देख लीजिए, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। इस कोर्स का लेवल क्या है दोस्तों? तो कोर्स का लेवल जो हम आपको बता दें कि ये अंडर ग्रेजुएट 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है पैरामेडिकल में, जिस कोर्स का मेन एम होता है व्यवसायिक और लाइक टेक्नीशियंस को तैयार करना ताकि वो चिकित्सा के स्तर में अहम हिस्से की तरह काम कर सकते हैं। अब अहम हिस्से कैसे बोल सकते हैं आप? तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स जो है अगर मान के चलिए ये हड्डी टूट गया, ठीक है, यहाँ पर का हड्डी आपको टूट गया मान के भगवान न करे टूटे लेकिन टूट गया, ठीक है, तो आप किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे, हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको जो दिखाएंगे सर मेरा हड्डी टूट गया है, तो आपको जो है इमीडिएटली वो डॉक्टर क्या करेंगे, तुरंत कहेंगे क्या, जाइए और आप मेरे बाहर में जो है एक एक्सरे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, सॉरी एक्सरे वाले के पास जाइए और एक्सरे करवा के आप लाइए और हमको दिखाइए। तो एक्सरे जो करता है उसको जो है वो नॉर्मल आदमी नहीं होता है, वो एक्सरे टेक्नीशियन होता है जो कि कोर्स करके आपको जो है वहां पे जॉब करते हैं या फिर खुद का खोल के बैठे होते हैं। तो आपको ऐसी बात नहीं है, आप जो है यहाँ पे आप भी कर सकते हैं जो कि 12th के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कोर्स ड्यूरेशन की तो आपको जो है ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। इस कोर्स में जो है एग्जामिनेशन टाइप की बात करें तो इसमें कोर्स में जो है बिहार से बाहर आप जाइएगा तो इसमें जो है आपको 6 महीना का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। टोटल आपको 4 गो सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना? 4 गो सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा 2 साल में। अगर आप बिहार से बाहर जाते हैं तो, अगर आप बिहार में ही रहते हैं तो आपको एक साल का एक सेमेस्टर होता है बिहार के अंदर, और अदर स्टेट झारखंड में भी 1 साल का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लें 4 गो सेमेस्टर होगा। अगर आप बिहार से बाहर कोई कॉलेज में या फिर कोई इंस्टीट्यूट में या फिर कोई आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा तो आपको 4 गो सेमेस्टर पढ़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें बिहार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 2 ईयर में जो है 2 गो सेमेस्टर होगा, ठीक है। आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ये चीज आप समझ गए कि आपको जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ठीक है। अब हम बात कर ले दोस्तों कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोस्तों मिनिमम आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यानी कि 12th जो है आप पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। अगर आप जो है मैथ आपका एक्स्ट्रा में है तभी चलेगा, या फिर आपका एक्स्ट्रा में बायो है तब भी आपको इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट और कुछ ऐसे कॉलेजेज है जो कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में जो कि यहाँ पे PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते हैं, और कुछ ऐसे भी कॉलेज और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो कि आपको मैथ वाले बच्चे को भी एडमिशन दे देते हैं एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में।
उसके बाद दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पे कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिएगा तो उसमें जो है आपको यहाँ पे कितना यहाँ पे पर ईयर आपको फी देना पड़ सकता है। ये फी जो है डिपेंड करता है आपकी कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी, किस एग्जाम में, सॉरी किस यूनिवर्सिटी, किस लेवल के कॉलेज और किस लेवल के यहाँ पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, उस पे आपके यहाँ पे फी जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज फी ड्यूरेशन बता देता हूँ जो कि आपको पर ईयर देने पड़ सकते हैं, ठीक है, एक्स-रे टेक्नीशियन कोर्स के लिए। तो मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो है 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये पर ईयर तक आपको देने पड़ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। और इसकी तुलना में गवर्नमेंट की फीस जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 20-30 हज़ार में जो है आपका गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो 20-30 हज़ार में जो है आपका सारा 2 ईयर का प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो फीस बहुत ना के बराबर लगता है, ठीक है, ये चीज सुन लीजिए। आप प्राइवेट में वहीं आप जाइएगा तो वहां पे आपको जो है 1 लाख से लेकर 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपया पर ईयर तक देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन आप 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके ले सकते हैं, एक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और एक आप मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट और यहाँ पे मेरिट बेस दोनों एक ही होता है। आपके मेरिट को देखते हुए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है कॉलेज और इंस्टीट्यूट से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके वहां पे सारा गवर्नमेंट प्रोसेस से जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट देखिए हर एक स्टेट का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लिया। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट का एक एग्जाम होता होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिसमें आपको जो है आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ठीक है। और आप जैसे कि एम्स हो गया, ये सब नेशनल लेवल का है, तो इसमें सॉरी ये जो है आपको जैसे कि एम्स में अगर आप चाहते हैं तो एम्स खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एम्स भुवनेश्वर हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स खड़गपुर हो गया, ये सभी जो है अपना जितना भी एम्स है इंडिया के अंदर वो सभी जो है खुद का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करवाते हैं। और कुछ यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और लुधियाना जो कि है, उसके बाद बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। तो ये सभी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करके भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, जहां पे आपको जो है फीस बहुत कम लगेगा, यानी न के बराबर लग सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एंट्रेंस एग्जाम बेस पे आप लोग मेरिट के और दूसरा जो है आपको मेरिट बेस जिसको डायरेक्ट एडमिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देके ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पैसे की कमी होती है सबके पास। तो यहाँ पे अब हम बात कर लें कि आप कोर्स तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करिएगा, जॉब कहाँ कौन देगा आपको, जॉब कौन देगा बताइए। तो जॉब जो देगा दोस्तों ये आपको देगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल देगा, उसके बाद क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं, उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर में आप लोग जॉब कर सकते हैं। ये आपको जॉब का एरिया हो गया। अब जॉब पोजीशन की बात कर लेते हैं कि एक एक्स-रे टेक्नीशियन की जॉब पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जॉब पोजीशन की बात कर ले दोस्तों, तो जॉब पोजीशन जो है दोस्तों यहाँ पे एक्स-रे टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन असिस्टेंट बन सकते हैं, उसके बाद एक्स-रे रेडियोलॉजिस्ट टीचर बन सकते हैं, रेडियोग्राफर बन सकते हैं। एक यहाँ पे आप जो है ये एक्स-रे टेक्नीशियन हो गया, एक्स-रे टेक्नीशियन असिस्टेंट बन सकते हैं, रेडियोग्राफर रेडियोलॉजिस्ट का जो टीचर होता है, जो कि देखिए ये रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो रेडियोलॉजी जो है एक्स-रे टेक्नीशियन एक रेडियोलॉजी के अंदर आता है। रेडियोलॉजी के अंदर एक कोर्स है, एक्स-रे टेक्नीशियन हो गया, एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, ये और भी बहुत सारे कोर्सेज है एक्स-रे टेक्नीशियन के अलावा। आप लोगों को अगर उस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग उस कोर्स के बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज तो बता दिया कि जॉब प्रोफाइल आपको क्या रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो है फर्स्ट ईयर का, अगर आप बिहार में करते हैं या फिर बिहार से अदर करते हैं, अदर में सेमेस्टर वाइज कीजिएगा, तो आपको जो है कितना फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहेगा उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी पढ़ना पड़ेगा, क्या बेसिक ऑफ रेडियोथेरेपी पढ़ना पड़ेगा। रेडियोथेरेपी जैसे कि फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, बॉडी का जो मतलब थेरेपी होता है, उसके बारे में आपको इस बुक्स में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, ये आपको पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक टेक्निक्स एंड डायग्नोस्टिक पढ़ना पड़ेगा। इस बुक्स का नाम है, ये बुक का नाम है रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, टेक्निक रेडियोग्राफी जो होता है, रेडियोग्राफी जो होता है उसके टेक्निक क्या क्या है इस बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में जो बुक पढ़ने को मिल सकता है आपको, वो मिल सकता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का बुक आपको पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने पढ़ सकते नहीं है, पढ़ने
पढ़ेंगे आपको रेडियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि हार्ट बीट का जो रेट होता है और बहुत सारे ग्राफ जो होते हैं उस ग्राफ के बारे में आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। इस बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो जितना भी ग्राफ होता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। ईसीजी एक होता है ईसीजी, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। आपको 4 नंबर में ये बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर में जो बुक पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में दोस्तों, वो आपको पढ़ना पड़ेगा रेडियोग्राफी के अंदर जो है प्रेटिएंट केयर एंड यहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस, जो कि आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसका भी एक बुक होगा और उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे दोस्तों रेडियो क्या है, अगला जो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको रेडियो डायग्नोस्टिक एंड यहाँ पे रेडियोग्राफी इक्विपमेंट्स, यानी कि आपको जो है रेडियो डायग्नोस्टिक और यहाँ पे आपको रेडियोग्राफी में जो इक्विपमेंट्स यानी कि औजार यूज होगा, मशीन यूज होगा, उस मशीन और उस औजार के बारे में आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। रेडियो डायग्नोस्टिक एंड यहाँ पे रेडियोग्राफी इक्विपमेंट्स जो बुक आप लोग खरीदिएगा उस बुक में आपको ये सभी पढ़ने मिलेंगे। आप बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, आपने ये सभी कोर्सेज, आपने यहाँ पे कोर्स का क्राइटेरिया जान लिया, यहाँ पे आपने देख लिया कि सिलेबस क्या है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सैलरी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट में सैलरी, गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत का डिफरेंट होता है। प्राइवेट में थोड़ा कम सैलरी लगेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट में जो बहुत ज्यादा हो सकता है सैलरी। आपका यहाँ पे एवरेज सैलरी में बता दूं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में जो बहाली होता है उसका मैं एक एवरेज बता देता हूं सैलरी, ठीक है। सैलरी में एवरेज बता देता हूं तो सैलरी में जो है आपको 12,000 से आपको 20,000 12 नहीं 15 से 20,000 रुपया, सॉरी 15 से 20,000 रुपया आपको पर मंथ दे सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ पे 15 से 20,000 रुपया तो आपको प्राइवेट में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 15 से 20,000 रुपया आपको प्राइवेट में जहाँ पे भी आप लोग जॉब कीजिएगा वहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट, ये तो प्राइवेट की बात रही, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आप लोग जाते हैं गवर्नमेंट में तो वहाँ पे जो है आपको 20,000 रुपया से स्टार्टिंग ही होगा, 20,000 से स्टार्टिंग होगा और 80-90 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के बारे में, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी वीडियोज और क्लासेस